अभी पूर्व में देखा आपने उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर की बातचीत का जो अंश था, उससे पूरी प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। और उनके जो आरोप थे, उनका जो कहना था उस बातचीत में कि वीआईपी कौन है, उस तथाकथित वीआईपी को तो गिरफ्तार करें। अगर हम बात करें विकास को लेकर हरिद्वार में, तो हरिद्वार में सरकार 3500 करोड़ रुपए का जो है बजट पास कर चुकी है। कह रही है कि इसे केंद्र से मंगा कर रही है, अर्ध कुंभ आ रहा है, नज़दीक है, इसको भव्य दिव्य की भूमिका दी जाएगी। हरिद्वार को पर्यटन में तमाम विकास कार्य की जाएंगे, मदन कौशिक जी भी। और अगर बात करें सीएम धामी, तो सीएम धामी लगातार मैं समझता हूँ महीने में 2 से 3 से 4 बार हरिद्वार जिले में अपना दौरा करते हैं। लेकिन अब मैं नहीं कह रहा, आप पूरे शहर में जाके सर्वे कर लीजिए। विकास के नाम पे शहर में कुछ नहीं हुआ। हरिद्वार में शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं हुआ। हरिद्वार में अगर हुआ तो उनके आबकारी मंत्री रहते हुए शराब घर घर तक जाने का काम हुआ, अवैध शराब। को दावेदारी मिलती है, तो क्या आप मदन कौशिक जी को टक्कर दे पाएंगे? निश्चित रूप से अगर पार्टी की कसौटी में खरा उतर पाया तो निश्चित रूप से मैं उम्मीदवारी स्वीकार करूंगा और लड़ने का काम करूंगा। जो 25 साल से विधायक है, जो लगातार शहर में नशा परोसने का काम कर रहे हैं, जो शहर को गर्त में भेजने का काम कर रहे हैं, उनको हराने का लक्ष्य होगा। हम कहना चाहते हैं कि जो कार्यों की गति है वो बहुत धीमी है। धामी जी के कार्यों की गति धीमी है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और विधायक जी के मुंह में दही जमी हुई है, स्थानीय विधायक के। और सबसे बड़ी बात, हरिद्वार ने एक जनप्रतिनिधि चुना था, लेकिन मदन कौशिक जी ने उस जनप्रतिनिधि का दायित्व ना निभाकर स्वयं की संपत्ति अर्जित करने में उस विधायक के कार्यकाल को लगाया। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ आज विधानसभा चुनाव के समीकरण और सभी विषयों को लेकर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अमन गर्ग जी, जो कि कांग्रेस के एक कर्मठ और लोकप्रिय जन नेता हैं, जो लगातार जनता के बीच में सक्रिय हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि अगर हम बात करें हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र की, तो इस बार कांग्रेस का क्या माहौल रहेगा इस क्षेत्र में? कांग्रेस का माहौल निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। आप अगर देखें तो हरिद्वार से लगातार 5 बार से विधायक मदन कौशिक हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि ना वो हरिद्वार के व्यापारियों की सुध ले रहे हैं, ना वो हरिद्वार के लोगों की सुध ले रहे हैं, और वो 3 बार मंत्री भी रहे, प्रेजेंट में भी मंत्री हैं। उन पे शहरी विकास मंत्रालय भी रहा है, उन पे आबकारी मंत्री भी रहे हैं, वो शिक्षा मंत्री भी रहे। लेकिन अब मैं नहीं कह रहा, आप पूरे शहर में जाके सर्वे कर लीजिए। विकास के नाम पे शहर में कुछ नहीं हुआ। हरिद्वार में शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं हुआ। हरिद्वार में अगर हुआ तो उनके आबकारी मंत्री रहते हुए शराब घर घर तक जाने का काम हुआ, अवैध शराब। और हरिद्वार की माताएं बहनें, न जाने कितनी माताओं ने अपने बेटों को खोया है, न जाने कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खोया है, न जाने कितने पिता ने अपने पुत्र को खोया है, और एक बहन ने अपने भाई को खोया है। और इस नशे की लत में शराब के साथ साथ स्मैक भी हरिद्वार में परोसी जा रही है, जो बहुत खेद और चिंता का विषय है कि आने वाली पीढ़ियां किस ओर जा रही हैं, ये देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात, हरिद्वार ने एक जनप्रतिनिधि चुना था, लेकिन मदन कौशिक जी ने उस जनप्रतिनिधि का दायित्व ना निभाकर स्वयं की संपत्ति अर्जित करने में उस विधायक के कार्यकाल को लगाया। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सी बेशकीमती ज़मीनें अर्जित की, जिसके माध्यम से आज वो कुछ भी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। हमारा सीधा सीधा आरोप है कि वो जनप्रतिनिधि ना होकर एक बड़े कॉरपोरेट के आदमी हैं, और वो इसी कारण सरकार के खिलाफ हरिद्वार की आवाज़ नहीं उठा पाते। हरिद्वार के लोगों की आवाज़ हरिद्वार में दब के रह जाती है, क्योंकि उनका विधायक बड़ी संपत्ति का मालिक है, बहुत 1000 करोड़ संपत्ति का मालिक है, इसलिए वो सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। अच्छा, जैसे कि आपने जितने भी तमाम आरोप मदन कौशिक जी पर लगाए, तो मैं अगर ये समझना चाहूँ कि अगर विधानसभा चुनावों की हम बात कर 27 के, तो हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र में मदन कौशिक जी लगातार जो हैं वो विधायक भी रहे हैं, अब कैबिनेट मंत्री भी दोबारा उनको मौका मिला, दायित्व मिला हुआ है।
तो जब मंत्री पद आता है तो मंत्री पद के बाद लोगों में एक उम्मीद होती है कि भाई ये हमारे क्षेत्र का विधानसभा का हमारा मंत्री है, तो 10% के आसपास का जो वोट शेयर है वो तो अपने आप कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, क्योंकि एक उम्मीद रहती है हमारे कि हाँ ये हमारा काम करेगा। तो अगर इस तरह का जो परसेंटेज बढ़ता है तो कांग्रेस फिर कैसे मदन कौशिक जी को टक्कर दे पाएगी? क्यों? क्योंकि मदन कौशिक जी लगातार एक तो विधायक हैं, भाजपा का हरिद्वार जो है गढ़ कहा जाता है, धर्म नगरी जो हरिद्वार है वो लगातार भाजपा की सीट रही है, और उसमें कांग्रेस जो है फिर कैसे और किस मौजूदगी के साथ में वो अपनी जगह बना पाएगी इस बार? निश्चित रूप से धर्म नगरी के साथ साथ हरिद्वार को देवभूमि कुंभ नगरी भी कहा जाता है, लेकिन उस कुंभ नगरी में हरिद्वार में जो मद्य निषेध क्षेत्र घोषित है, जिसको पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने मद्य निषेध क्षेत्र घोषित किया, जिसको महात्मा गांधी जी ने मद्य निषेध क्षेत्र घोषित किया, और उसके बावजूद हरिद्वार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हरिद्वार में जगह जगह शराब परोसी जा रही है और दूसरे काम गलत किए जा रहे हैं। वैश्यावृत्ति खुलेआम क्या नाम है हरिद्वार बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास की जा रही है। हम तो कहना चाहते हैं कि विधायक जी इस पर मुँह खोलें, नहीं तो विधायक जी कहें कि हरिद्वार में जो मेरे आरोप हैं उस पर कहें कि ऐसा कुछ नहीं है, और फिर आप लोगों में सर्वे कर लीजिए, आपको स्वतः ही मालूम हो जाएगा कि क्या स्थिति हरिद्वार की है। चारों तरफ गड्ढे हैं। आज व्यापारी रो रहा है, सीजन सर पर है, मई का महीना लग चुका है, लेकिन चारों तरफ पूरा हरिद्वार खुदा पड़ा है। कुंभ के कार्यों के नाम पे पूरे हरिद्वार को खोद दिया गया है और लोग गिर पड़ रहे हैं। तीर्थयात्री परेशान हैं, जाम से परेशान हैं। शनिवार को, रविवार को यात्री डायरेक्ट बाईपास करके ऋषिकेश जा रहा है। हरिद्वार के व्यापार की स्थिति, जो पर्यटन से जुड़े हुए हैं, जो खास तौर पे ट्रैवल व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी हैं, आश्रम संचालक हैं या धर्मशाला संचालक हैं, आप वहाँ पे जाके देखिए कि आज क्या स्थिति है। और यही अगर स्थिति रही तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि पिछले 2-3 साल से लगातार ये स्थिति बनी हुई है और हरिद्वार विधायक के मुँह से आवाज़ नहीं खुल रही। जैसे कि अगर हम बात करें विकास को लेकर हरिद्वार में, तो हरिद्वार में सरकार 3500 करोड़ रुपए का जो है बजट पास कर चुकी है। कह रही है कि ऐसे केंद्र से मंगा कर रही है, अर्ध कुंभ आ रहा है, नज़दीक है, इसको भव्य दिव्य की भूमिका दी जाएगी। हरिद्वार को पर्यटन में तमाम विकास कार्य की जाएंगे, मदन कौशिक जी भी। और अगर बात करें सीएम धामी, तो सीएम धामी लगातार मैं समझता हूँ महीने में 2 से 3 से 4 बार हरिद्वार जिले में अपना दौरा करते हैं। जब धामी जी आ रहे हैं, मंत्री जियों का लगातार दौरा है, इतना बड़ा विकास का जो प्रोजेक्ट है अर्ध कुंभ उसको भी पारित कर दिया, उसके बाद भी अगर जो आप देखेंगे जाम लग रहा है, जो आपने आरोप लगाए कि अनियमितताएं चल रही हैं, जो समस्याएं, फिर आखिर ये क्यों हो रही हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए, अगर पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर मंत्री जी को भरोसा होता अपने स्थानीय विधायक पे तो उन्हें शहरी विकास मंत्रालय मिलता, लेकिन शहरी विकास मंत्रालय कुंभ होना है हरिद्वार में, शहरी विकास मंत्रालय दिया है भीमताल में। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। ये कांग्रेस पे तो कहते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन गुटबाजी तो भाजपा में है। ऐसा कहा जाता है कि कई बार के धामी जी की और मदन जी कुछ आपसी रंजिश भी रहती है, कुछ गड़बड़ी रहती है। वो तो पोर्टफोलियो जब मंत्रालय मिला उसके बाद इनके समर्थकों में उत्साह था कि शहरी विकास मंत्रालय मिलेगा, कानून मंत्री बनेंगे, वित्त मंत्री बनेंगे, लेकिन जनगणना और आपदा प्रबंधन दे दिया और उनसे शहरी विकास मंत्री की जो उम्मीद लगा रहे थे वो शहरी विकास मंत्रालय उन्हें नहीं मिला। या तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही या जो भी रहा, ये खैर उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मामले हैं वो ठीक नहीं है। और आज शहरी विकास मंत्रालय भीमताल में और शहरी विकास मंत्रालय के अंडर में जो काम हो रहे हैं, हम कहना चाहते हैं कि जो कार्यों की गति है वो बहुत धीमी है। धामी जी के कार्यों की गति धीमी है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और विधायक जी के मुंह में दही जमी हुई है, स्थानीय विधायक के मदन कौशिक जी के, और उसका कारण ये है कि वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने इतना धन अर्जित कर लिया है कि वो सरकार के सामने जनता की आवाज़ नहीं उठा सकते। जैसे कि अगर हम बात करें प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, या प्रदेश जो कांग्रेस लगातार अपने आप देखेंगे कि कार्यक्रम करती रहती है। अभी चंपावत का मामला भी निकलकर सामने आया, जिसमें गणेश गोदियाल जी ने तमाम आरोप लगाए और पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ में पुतला दहन का कहीं ना कहीं आह्वान किया। लेकिन जब वो आह्वान हुआ उसके बाद में जब बिना कुछ कारणवश पुलिस ने स्टेटमेंट दी, पुलिस ने, जो बच्ची थी उसने भी अपनी बात रखी कि ये सब जो पूरा मामला ये फर्जी है, मनगढ़ंत है, पूरी योजना के तहत बनाया गया है। उसके बावजूद भी कांग्रेस लगातार प्रदर्शन क्यों कर रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है। सबसे बड़ा सवाल ये निकल के जब मामला रफा दफा हो गया, पूरा क्लियरिटी में उनका फैसला हो गया कि भाई एसआईटी गठित हो गई है, और इस पूरे बच्ची ने अपना बयान दे दिया, उसके भाई ने अपना बयान दे दिया, सब मामला जब खत्म हो चुका, तो कांग्रेस लगातार बार बार ये बात उठा रही है कि ये बच्ची का बलात्कार हुआ, बच्ची परेशान है, सुरक्षाओं की बात कर रही है, अंकिता भंडारी वाले मामले से जोड़ रही है। तो ये बार बार क्यों निकल कर आ रहा है? कहीं ना कहीं भाजपा ही आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो है हर बार फर्जी मुद्दे लेकर आती है और फिर उसी में फंस जाती है।
ये फर्जी मुद्दा भी भाजपा के लोगों ने ही दिया है। चंपावत के जो उनके तथाकथित मंडल अध्यक्ष हैं कमल रावत, उन्होंने ही क्या नाम है, जो पुलिस का स्टेटमेंट है, पुलिस के स्टेटमेंट के अनुसार अगर मैं कहूँ तो चंपावत के पूर्व मंडल अध्यक्ष कमल रावत जो महिला उत्पीड़न में बंद होके आए, अभी कोर्ट से उन्हें बरी हुए हैं, वो क्या हुए हैं, उसके बाद उन्होंने क्या नाम है, उन 3 लोगों को, जो पुलिस के कहे अनुसार कि उन्होंने उन 3 लोगों को फंसाने का षड्यंत्र किया और वो लड़की के साथ क्या नाम है उन्होंने ये किया। पहली बात तो ये घटना सच्ची नहीं लगती, क्योंकि कोई भी बेटी, कोई भी महिला ऐसा षड्यंत्र अपनी अस्मिता के खिलवाड़ के साथ करके नहीं कर सकती। और दूसरी बात, अगर बेटी के और उसके माँ बाप के कहने पे ही भाजपा इतनी सक्रिय है या सरकार इतनी संवेदनशील है, तो अंकिता भंडारी के माता पिता चीख चीख के कह रहे हैं कि वीआईपी की गिरफ्तारी हो, वीआईपी की गिरफ्तारी भंडारी वाले मामले में भी उन्होंने ये कहा कि हम जो उसमें जो दोषी पा रहे थे, इनका नाम निकल कर आया, हमने उनको बर्खास्त किया कुछ समय के लिए, हमने उनसे उनको उम्र कैद की सजा भी बाकायदा बताया, महिला मोर्चा ने पाया। हम कह रहे हैं कि जो वीआईपी हैं, जो अंकिता भंडारी के माता पिता लगातार वीआईपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कह रहे हैं और जिनका सत्ता का संरक्षण उन अपराधियों को प्राप्त था, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? वो तो महज उनकी गिरफ्तारी हुई है जो उस टाइम वहाँ पे मौके पे मौजूद थे, लेकिन जो वीआईपी आने वाला था उस कमरे में, वो वीआईपी कौन था उसका नाम उजागर करें और उसकी गिरफ्तारी करें। अभी पूर्व में देखा आपने, उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर की बातचीत का जो अंश था, उससे पूरी प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया और उनके जो आरोप थे, उनका जो कहना था उस बातचीत में कि वीआईपी कौन है, उस तथाकथित वीआईपी को तो गिरफ्तार करें। उस वीआईपी को बचाने का काम क्यों कर रहे हैं? एक मामले में तो आप क्या नाम है, लड़की के और लड़की के पिता को क्या नाम है, उनकी बात सुन के पूरे प्रदेश में उस पर लागू कर रहे हैं, और एक तरफ अंकिता भंडारी, जिस लड़की की शहादत हुई, जिसने अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया, जिसने अपनी अस्मिता के साथ समझौता नहीं किया, जिसने अपनी जो सैद्धांतिक मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया और वो उसने मरना पसंद किया, उसको मार दिया गया, उसने समझौता नहीं किया, उसके बाद उसके माता पिता कहते हैं कि वो वीआईपी की गिरफ्तारी हो और वो कह रहे हैं कि अपराधियों को बचाने में सत्ता का संरक्षण है। जैसे कि आप ये देखेंगे कि ये तो एक मामला हो गया, लेकिन भाजपा ने फिर एक और आरोप ये भी लगाया कि जो अरविंद पांडे जी वाला मामला था, उसमें भी बिना सत्यापन किए गए पत्र को दिखाया गया और फिर अरविंद पांडे जी ने उस पूरे मामले को खुद ही आकर के खारिज कर दिया। तो जो गणेश गोदियाल जी पर लगातार ये आरोप लगते हैं कि जो मामले ऐसे ला रहे हैं जो अब पहले से ही फर्जी होते हैं, या अभी आपने देखा टिकट वितरण के मामले में भी उनका नाम कहीं ना कहीं सामने निकल कर आया, उन्होंने उस पर पीसी करी। तो ये जो मामले में बार बार कांग्रेस जो है उठाती है मुद्दों को और फिर उसी में अंततः फंस जाती है, तो ये जो बार बार क्यों होता है? गणेश गोदियाल जी सारे मामले तथ्यों के साथ रख रहे हैं और जो हकीकत है ज़मीन पे उसको रख रहे हैं, लेकिन भाजपा इस डर से कि वो बात आगे ना बढ़े, उन पे दबाव डाल के बाय हुक एंड बाय क्रुक उनसे उन्हें डिनाई करवाते हैं। अरविंद पांडे जी से आप अकेले में जाके बैठेंगे, पूछेंगे तो बताएंगे कि क्या स्थिति है। अरविंद पांडे जी तो बहुत खुला बोलते हैं, लेकिन पीसी में पता चल जाएगा कि कैसे बोल रहे हो, किसी दबाव में बोल रहे हैं, साफ पता लग जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, तो 27 के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, सभी लोग अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस से अमन गर्ग होंगे चेहरा हरिद्वार जिला में? पार्टी जिसको सही समझेगी, पार्टी जिसको उम्मीदवार समझेगी, पार्टी जिसका जो पार्टी की चयन प्रक्रिया है उसमें जो उस कसौटी पे खरा उतरेगा, उसको पार्टी उम्मीदवार बनाने का। आपको दावेदारी मिलती है तो क्या आप मदन कौशिक जी को टक्कर दे पाएंगे? निश्चित रूप से अगर पार्टी की कसौटी में खरा उतर पाया तो निश्चित रूप से मैं उम्मीदवारी स्वीकार करूंगा और लड़ने का काम करूंगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपको उम्मीदवारी नहीं होती है, ऊपर से टिकट नहीं मिला, तो क्या अमन गर्ग जी किसी अन्य विपक्षी दल से निर्दलीय विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, जो पार्टी का उम्मीदवार होगा उसके लिए काम करने का काम करेंगे और हमारा लक्ष्य है कि हरिद्वार से जीतने का। इस मदन कौशिक को, जो 25 साल से विधायक है, जो लगातार शहर में नशा परोसने का काम कर रहे हैं, जो शहर को गर्त में भेजने का काम कर रहे हैं, उनको हराने का लक्ष्य होगा। जो कांग्रेस का उम्मीदवार होगा उसके पक्ष में लड़ने का काम करेंगे। कांग्रेस का उम्मीदवार हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह होगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में अमन गर्ग जी, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी, बताया कि हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र में कैसा क्या माहौल होगा और ये माहौल वक्त के साथ आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इस तरह की और भी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स और खबरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए द न्यूज़ ज्वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।